वेलकम टू बुशरास कोचिंग। और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल रिपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, अगर किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी रिपोर्ट एंड इट्स टाइप्स, तो वो देख लें। उसमें मैंने कहा था कि फॉर्मल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिहाज से, और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो हम लोग इसे आज डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं एंड फर्दर मोर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फॉर्मल रिपोर्ट है हमारे पास। तो फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, इसे हम लोग अक्सर अपने ऑफिसेज़ में यूज़ करते हैं या रिसर्च पेपर वगैरह में यूज़ करते हैं। तो आते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। तो अ फॉर्मल रिपोर्ट इज़ एन ऑफिशियल रिपोर्ट दैट कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेटा नेसेसरी टू मेक बिजनेस डिसीजन। तो इधर हमें साफ अल्फाज में बताया गया है कि फॉर्मल रिपोर्ट एक ऑफिशियल रिपोर्ट होती है। तो ये ऑफिशियल का मतलब है कि हम लोग इसे जो हमारे बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं, हम लोग ये उन्हें देते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर ऑफिशियल का वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है ना, जो कि कंटेन करती है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमने हर एक बात, हर एक फैक्ट और हर एक फ़िगर को डिस्कस किया होता है, इसलिए ये डिटेल इन्फॉर्मेशन इधर लिखा हो गया है। और कहते हैं कि रिसर्च, जब हम लोग किस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग अभी रिसेंटली फ्लड आया था खैबर पख्तूनख्वा में, तो अगर हम लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग उसके हर एक फैक्ट और फिगर के बारे में रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, जो फॉर्मल रिपोर्ट है उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, बाज़ औक़ात तो हम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो तब हमारे पास ये वर्ड आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। ठीक है ना, वरना तो यहाँ पर भी फॉर्मल रिपोर्ट में भी हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। एंड डेटा नेसेसरी टू मेक बिज़नेस डिसीजन, और वो डेटा जो हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसे हम लोग शेयर करते हैं इस रिपोर्ट में। तो आगे चलते हैं। लिखा है दिस रिपोर्ट इज़ जनरली रिटन फॉर पर्पस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज़ करते हैं और लिखते हैं कि प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, और कोई हमें रिकमेंड करे कि हाँ, इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है फॉर्मल रिपोर्ट की, जो क्या है, एक है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या आता है, जब हम लोग जैसे कि हमारे वीकली इंस्पेक्ट करते हैं, किसी ऑफ़िस में वीकली इंस्पेक्शन होती है, किसी ऑफ़िस में मंथली इंस्पेक्शन होती है, और कहीं कहीं तो ईयरली इंस्पेक्शन होती है। ठीक है ना, वो लोग जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ऑफ़िस में काम कैसा हो रहा है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा हो रहा है। जैसे हमारे स्कूलेज और कॉलेजेस में जो हेड होते हैं वो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, और उस पर एक रिपोर्ट लिखते हैं कि ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आ जाता है हमारे पास। फिर हमारे पास है सेफ्टी रिपोर्ट। तो सेफ्टी रिपोर्ट कौन सी है, ये हमारे पास इंश्योरेंस वाले रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है ना, तो इस तरफ हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस एग्जांपल्स हैं तो मैं आपको हल्की हल्की समझा देती हूँ। फिर हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्स रिपोर्ट, फिर है ऑडिट, फिर है इंसिडेंट रिपोर्ट, जो कि हमें पता है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस पर रिपोर्ट लिखनी है, इतना नुकसान हुआ, ऐसा हुआ, इससे नुकसान हुआ। ठीक है ना, और इसकी वजह से नुकसान हुआ, या सेफ्टी नहीं थी इस वजह से नुकसान हुआ। तो ये वाली रिपोर्ट्स हैं। एनुअल रिपोर्ट है और है सिचुएशनल रिपोर्ट। सही है ना, तो ये हमारे पास रिपोर्ट्स हो गई। अब हम लोग थोड़ी सी और डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मल रिपोर्ट क्या बोलते हैं। तो कहते हैं if we are writing a report for upper management or for other organization then we need formal report। सही है ना, तो कहते हैं कि अगर हमें अपर मैनेजमेंट को कोई भी रिपोर्ट लिखनी है, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर किसी के लिए रिपोर्ट लिखनी है, तो हम लोग जाते हैं फॉर्मल रिपोर्ट की तरफ। यूज़ इन रिसर्च पेपर। अच्छा, ये रिसर्च पेपर में भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे हायर एजुकेशन लेवल होते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि BS और फिर हमारे पास PhD वगैरह हो गई। ठीक है ना, एंड इट इज़ लॉन्ग एंड वेल रिसर्च, जो कि मैंने अभी आपको शुरू में ही कहा कि ये बहुत बड़ी होती है और ये वेल रिसर्च होती है, मतलब इसमें हर फैक्ट और फिगर की रिसर्च की जाती है। ठीक है,
फिर हमारे पास है इट इज़ एक और डेफिनेशन जो कि है इट इज़ प्रिपेयर इन प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम एस्टैब्लिश प्रोसीजर टू प्रॉपर अथॉरिटीज़। तो ये डेफिनेशन हमें कहती है कि ये प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्म यानी लिखी हुई फॉर्म में होती है और इसको लिखने के लिए एक स्टेब्लिश प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, उससे लिखी जाती है और ये प्रॉपर अथॉरिटीज़ को लिखी जाती है एंड रिटन बाय एक्सपर्ट्स। यहाँ पर ये चीज़ भी डाल देंगे रिटन बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है ना। तो ये एक्सपर्ट्स से लिखी जाती है, मतलब कि जिन्होंने इनकी पढ़ाई की होती है, ठीक है ना, टेक्निकल राइटिंग जिन्होंने पढ़ा होता है या जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्होंने पढ़ा होता है, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो लिहाजा आप मेरी रिपोर्ट्स एंड इट्स काइंड्स की वीडियो भी ज़रूर देखें। तो अब हम लोग चलते हैं, कहते हैं इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहलाता है और इसे अक्सर बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ फीचर्स आ जाते हैं, कहते हैं कि ये कंप्लीट होता है एंड कम्पैक्ट होता है, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये इन्फो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एंड गाइडेंस, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस टॉपिक के रिलेटेड सारी प्रोवाइड करती है, तभी ये डिटेल होती है, ठीक है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसी वजह से इसे डिटेल्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। और ये गाइडेंस भी बिल्कुल हमें पूरी देती है, ये कम्प्रीहेंसिव होती है और कंज्यूमिंग भी होती है, ये लेंथी होती है बड़ी, हाँ। और कॉस्ट एक्टिविटी, अच्छा ये कॉस्ट एक्टिविटी कैसे, तो ये कॉस्ट एक्टिविटी इस तरह है कि जब हम लोग इसे लिख लेते हैं तो हम इसे प्रिंटर से निकालते हैं, ठीक है ना। ये प्रिंटेड फॉर्म में होती है, हैंड रिटन नहीं होती, इसीलिए इसको कॉस्ट एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा फीचर है ये इफ़ेक्टिव टूल है बिटवीन हायर टू सबॉर्डिनेट स्टाफ, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, जब हम लोग ये लिखते हैं तो हमारे हायर और जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है, मतलब जो लो लेवल वाला क्लास है, लो लेवल वाला स्टाफ है, तो उनके दरमियान ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं बेनिफिट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। तो अब यहाँ पर कुछ हमारे पास इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, वो बेनिफिट अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है क्लैरिटी। तो अ फॉर्मल रिपोर्ट फोकस ऑन की एस्पेक्ट्स ऑफ एनी गिवन प्रोजेक्ट, सच डिफाइंड सेक्शन एंड पार्ट्स हेल्प द रीडर टू ईजिली comprehend words being said. A formal report contains no jargon or unnecessary writing aspects that could mislead the reader and help the boost clarity. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम लोग को अपने जो अल्फाज रखने, जो अपने सेंटेंस यूज़ करने हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो हमारा रीडर है वो मिसलीड ना हो। ऐसे ना हम कोई बात करें बीच में कोई और बात निकल जाए तो हमारा जो रीडर है वो मिसलीड हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें जो भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं रिपोर्ट में वो हमारे उसी टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए और रीडर को ऐसा ना लगे कि वो बीच में मिसलीड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है डिसीजन मेकिंग टूल। तो इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, वो है डिसीजन मेकिंग टूल। बहुत सारे जो बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस लेवल की चीज़ें जो होती हैं जिसमें हम लोग ये रिपोर्ट यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइज ऑपरेट विद अ मल्टीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन डेली। फॉर्मल रिपोर्ट डिड्यूस large piece of information to sectional that can be used to make decision more quickly and effectively. तो यहाँ पर देखिए वही बात हो गई कि आज के ज़माने में ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा यूज़ की जा रही है बिज़नेस पर्पज़ के लिए, और ये क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है कि जब ये रिपोर्ट लिखी जाती है तो इसके बिना पर डिसीजंस लिए जाते हैं। और वो डिसीजंस क्या होते हैं, वो ईयरली डिसीजन होते हैं या फिर वो मंथली डिसीजन होते हैं, ठीक है ना, ऐसे डिसीजन होते हैं। इसको स्ट्रेटजी, इसमें क्या होता है, एक है न्यू जो पॉइंट है वो है टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम लोग फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं और फिर उसकी बिना पर हम लोग ईयरली डिसीजन लेते हैं कि हाँ इस इंसान को होना चाहिए, ये इंसान काम अच्छे से कर रहा है या ये प्रोडक्ट अच्छे से काम कर रहा है, तो हम लोग इसको अगले साल भी बेचेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी मेकिंग डिसीजन भी इस रिपोर्ट में लिए जाते हैं। फिर हमारे पास है ऑफर एक्यूरेसी। तो ऑफर एक्यूरेसी में हमारे पास है फॉर्मल रिपोर्ट्स कंटेन प्लेंटी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट हैज़ concrete information that level no room of ambiguity, and this is what make a formal report a completely reliable and accurate document.
तो यहाँ पर हमारे पास बात की गई है ऑफ़र एक्यूरेसी की, कि यहाँ पर हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो हमारा रीडर है उसके लिए कोई भी जगह खाली ना रह जाए उसके ध्यान में कि हाँ भाई ये चीज़ तो यूज़ ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है ना। बिल्कुल हाँ, जब कोई रीडर उसे रीड करे इस फॉर्मल रिपोर्ट को, तो उसके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए जो कि हमने ऐड ना किया हो, ठीक है। तो हमें पूरी डिटेल इसके लिए सर्च करना पड़ेगा। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी। अ फॉर्मल रिपोर्ट इज़ न्यूट्रल एंड अनबाइस्ड एंड इफ़ एन एनालिसिस is put forth, then it is clear backup with hard-hitting facts and figures that makes a formal report a great creation to be used in other reports। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये जो है ये न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, और इसमें हम लोग कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करेंगे जो कि हमारे पास बिना सबूत का हो, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी फैक्ट एंड फिगर यूज़ नहीं करेंगे जो कि बिना सबूत के हों। हमें उसके लिए फैक्ट एंड फिगर्स देने हैं, उसका सबूत भी देना है उसके साथ, ठीक है ना। और इसी के लिए हमारे पास ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग किसी को अपनी साइड लें, ठीक है ना, ताकि वो हमारे हक़ में डिसीजंस ले। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। फिर है हमारे पास वैल्यू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट द benefit of formal report, ठीक है। formal report act as a valuable source of information that can be used in future. They are piece of evidence of everything that happen in an organization and how they tackle it। तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि valuable source of information क्या है। ये हमारे पास एक सबूत है कि हमारी कंपनी में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। तो फॉर्मल रिपोर्ट हमारे पास इस बिना पर एक बहुत ही बड़ा सबूत है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस सोर्स को हमेशा ये लोग संभाल के रखते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमारे पास जो फॉर्मल रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और होप सो आपको समझ आ गया होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड सी यू अगेन विद अ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।